जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। केंद्रक, जो एक केंद्रक है, हमने एक कामचलाऊ स्ट्रक्चर बना लिया है समझने के लिए। बाकी इसका जो सही स्ट्रक्चर है आपकी किताब में दिया हुआ है, आप वहां भी इसे देखिए। बाकी इससे संबंधित सारी बात हम बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, पहली बात समझ लेते हैं। हमने कोशिका के बारे में पढ़ा है कि कोशिका रियल में है क्या चीज। उसके बारे में एक मेजर इंट्रोडक्शन तो हम लोग देख चुके हैं। आज कोशिका के अंदर पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग कहने का मतलब समझिए, वे सभी अंग जो कोशिका के अंदर उपस्थित हैं वो सब कोशिकांग कहलाते हैं। तो एक यह भी अंग होता है कोशिका का ही। और खास बात समझिए, यह वह अंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है, तो आप हो सकता है कि आप दिमाग बताएं, दिल बताएं। अब यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है और दिमाग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति का दिमाग नहीं काम करेगा तो हो सकता है उसके पूरे शरीर का सिस्टम काम करना बंद कर दे। कुछ कंडीशन में सिस्टम काम करता रह सकता है, दिमाग काम करे या न करे, यह एक अलग कंडीशन है। तो ऐसे ही हमारी कोशिका होती है। कोशिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अंग है जो हमारा केंद्रक है। तो केंद्रक को देखिए इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। इसके बारे में समझिए, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन, यहां पे हमने लिखा है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। अगर इस नाम को आप ध्यान रखें तो रॉबर्ट हुक नाम का एक व्यक्ति था जिसने कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया 1831 में। यह बात क्लियर हुई। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा केंद्रक की खोज की गई कोशिका में। इसे देखिए, देखने के लिए यदि आप चाहते हैं कोशिका के अंदर केंद्रक को देखें, केंद्रक है कैसा, तो उसके लिए आपको देखना जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो जिक्र हुआ है, देखिए माइक्रोस्कोप एक होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम कोशिका देख सकते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जितने भी अंग उसके हैं, मतलब अगर इस कहने का तात्पर्य यह है कि अगर केंद्रक को देखना हमको है तो हम माइक्रोस्कोप से उसे नहीं देख पाएंगे, हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज जो किया गया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नाल, और उनके साथ उनके ही सहयोगी थे नाल एंड रुस्का। ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया था। आज जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंदर, वो इसकी खोज के बगैर संभव नहीं होता। अगर हम सोचिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई होती तो हम लोग आज कोशिका के अंदर जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें नहीं पढ़ रहे होते। तो यह एक अपने आप में खोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट खोज है बायोलॉजी की दुनिया में। आज जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर संभव नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नाल एंड रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया। इसके बाद देखिए हमने लिखा है केंद्रक के बारे में। केंद्रक जो होता है कोशिका के मध्य में होता है। अगर सपोज करिए कि हम इसको मान ले कोशिका है, तो कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, सामान्यतः बीच में होता है। पौधे की जो कोशिका होती है उसमें थोड़ा सा बगल हो सकता है, बीच में ना होकर के। तो जो यह कोशिका है, इस कोशिका के अंदर देखिए हमेशा कुछ न कुछ क्या होता है, एक्टिविटी चलती रहती है। कोशिका के अंदर हर समय कुछ न कुछ काम होता रहता है। उस काम को करने के लिए जिम्मेदार हमारा केंद्रक ही होता है। अगर यह केंद्रक नहीं होता तो हमारे इसके कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं वो सभी क्रियाएं नहीं चल पाती हैं। तो इसलिए देखिए इसको कहा है, हमने लिखा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब इसका कहने क्या है कि कोशिका के अंदर जितनी भी सभी क्रियाएं चल रही हैं वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे कंट्रोल किसका होता है, केंद्रक का होता है। इसलिए केंद्रक को एक अलग नाम दिया गया, कंट्रोल चेंबर। हमने यहां पे लिखा है कंट्रोल चेंबर। कहने का तात्पर्य यह है कि कोशिका के अंदर उपस्थित सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है केंद्रक, इसलिए इसको एक अलग से नाम दिया गया कंट्रोल चेंबर। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए अब सवाल हम करते हैं कि जो केंद्रक है, केंद्रक जो है एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कहने का तात्पर्य हमने लिखा है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक जो है यह एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका देखिए सिंगल झिल्ली से घिरी हुई है। हमने यहाँ पे डबल बनाने की कोशिश किया है, यहाँ पे डबल झिल्ली बनाई गई है। तो इस सीधी सी बात स्पष्ट हुआ कि जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है।
उस झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसको, सेल मेम्ब्रेन को, जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे इसकी भी जो मोटाई होगी 75 एंगस्ट्रॉम ही होता है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी भी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम, और जो देखिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है इसकी भी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद समझिए, देखिए कोशिका के अंदर एक भरा होता है तरल पदार्थ, कोशिका के अंदर एक होता है तरल पदार्थ। देखिए इस जो झिल्ली को आप देख रहे हैं, इस झिल्ली के बाहर भी एक तरल पदार्थ है। इस तरल पदार्थ का नाम होता है साइटोप्लाज्म। इस तरल पदार्थ का नाम है साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म वह तरल पदार्थ है जो केंद्रक झिल्ली के बाहर तथा कोशिका झिल्ली के अंदर, मतलब इन दोनों के बीच में जो तरल पदार्थ पाया जाएगा उस पदार्थ का क्या नाम है? साइटोप्लाज्म। तो अब ध्यान से देखिए, जो नहीं केंद्रक झिल्ली आप देख रहे हैं, केंद्रक झिल्ली के अंदर भी एक तरल पदार्थ है। तो जो केंद्रक झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ होगा उसका नाम अलग होता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। जो केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ है उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका एक और नाम है कैरियोलिम्फ। ठीक, कैरियोलिम्फ मतलब भी होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का मतलब समझा दिया कि केंद्रक झिल्ली के बाहर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद समझिए, जो देखिए हम लोग समझने वाले थे कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम कहने का मतलब देखिए इसका हिंदी होता है गुणसूत्र। हर कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, यह भी बात फिक्स है। ऐसी कोई कोशिका नहीं जिसके अंदर केंद्रक ना हो। एक कोशिका अपवाद में छोड़ दीजिएगा जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाएगा। एक सवाल आप विशेष ध्यान दें, अगर कोई एक कोशिका है, अगर एक कोशिका है तो उसके अंदर केंद्रक की संख्या कितना होगी? एक ही होता है। अगर एक कोशिका है तो उसके अंदर केंद्रक की संख्या एक ही होती है। कभी काल क्या होता है, कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर एक से अधिक केंद्रक पाया जा सकता है। इसका अध्ययन हम लोग क्लास 11 में करेंगे, क्लास 9 में इतना है डिटेल नहीं। तो अभी फिलहाल यह बात याद रखिए कि एक कोशिका के अंदर केवल एक केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद समझिए, चलिए हम लोग समझते हैं कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र कहने का मतलब समझिए कि सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक है, यह साबित हो गया, और सभी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र ही एक ऐसा चीज है जिससे यह डिसाइड होता है कि कौन सा जीव है। जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी पाया जाता है, संख्या में 46, मतलब कि 23 जोड़ी हम लोगों के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। अगर 23 जोड़ी से गुणसूत्र की संख्या कम बेसी होगा तो हमारे शरीर के निर्माण में दिक्कत आ जाएगी। तो यह एक तरह से समझ सकते हैं कि यह एक कोड है सभी जीवों का। सभी जीवों का गुणसूत्र अलग अलग होता है, उनकी संख्या अलग अलग होती है। तो इस आधार से मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तब आपका उत्तर होगा कि 46 होता है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46। अगर पूछा जाए कितना जोड़ी होता है तब उत्तर होगा आपका 23। तो गुणसूत्र होता कहां है, तो इसका उत्तर होगा कि यह केंद्रक जो है, केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र। यहां तक क्लियर हो गया। गुणसूत्र बना किन चीजों का है? हालांकि ये बहुत सारी चीजों से बना होता है, लेकिन आप मेजर एक चीज समझ लीजिए, डीएनए। और डीएनए जो होता है यह गुणसूत्र जो हमारा है वह डीएनए से बना है। तो एक चीज और इसी के साथ याद रख लेते हैं, आरएनए को भी जोड़ लेते हैं। आरएनए भी इसी में शामिल होता है। गुणसूत्र का जो निर्माण होता है बहुत सारी चीजों से होता है, लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ डीएनए आरएनए को समझते हैं क्योंकि क्लास 9 में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो ये हो गया, हमारे गुणसूत्र का निर्माण डीएनए और आरएनए से हुआ है। और डीएनए आरएनए, देखिए डीएनए का निर्माण किससे हुआ है? एक होता है जीन। जीन का मतलब समझिए, जो हमारा डीएनए होता है उसकी यह यूनिट है। डीएनए की यूनिट क्या है? हमारा जीन। जो जीन है, यह जीन जो होता है हमारे डीएनए की यूनिट होता है। एक जीन के अंदर एक सूचना होती है। जैसे मेरा रंग काला है तो जो काला होना है मेरे किसी जीन में यह इंफॉर्मेशन होगी। किसी का रंग गोरा होगा तो उसका जीन जो होगा गोरे रंग के लिए जिम्मेदार होगा, तो जीन जिम्मेदार है। मतलब कि जीन के अंदर किसी प्रकार की एक विशेष सूचना होती है जो जीवन में कभी कभी प्रेजेंट हो जाती है, या जन्म से प्रेजेंट होगी या जीवन में कभी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये जो जीन किसके, देखिए गुणसूत्र डीएनए से बना है, डीएनए जीन से बना है, और जीन के अंदर होता है स्पेशल कोड। स्पेशल कोड कहने का मतलब कोई विशेष सूचना होती है जो उसी के आधार से हमारा शरीर काम करता है। हमने आज आपको बताया सिर्फ किसके बारे में? केंद्रक के बारे में।
तो आज केंद्रक से संबंधित सभी लगभग टॉपिक तो खत्म हो गया। अब एक बात कर लेते हैं हम लोग हैं, हमने कल पढ़ाया था आपको कि केंद्रक दो प्रकार के, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक हमने पढ़ाया था आपको यूकैरियोटिक और एक पढ़ाया था आपको प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की कोशिकाओं में थोड़ा सा देखिए अंतर होता है केंद्रक के लेवल पर। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक काफी विकसित और एकदम एडवांस रहता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, और पूरा जब विकसित नहीं है तो एडवांस होने का सवाल नहीं हो सकता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप बता सकते हैं कि डीएनए केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूरी तरह से विकसित होता है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद समझिए, आपसे पूछा जाएगा केंद्रक का कार्य बताइए। तो केंद्रक का कार्य पहले समझिए। केंद्रक का कार्य सबसे पहला यही है कि यह सभी वर्ग को कंट्रोल करता है, मतलब कि कोशिका के अंदर जितना भी काम होगा उस सब काम को कंट्रोल करने का काम हमारा केंद्रक ही करता है। केंद्रक जो है कोशिका के अंदर सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरी बात समझिए, केंद्रक के अंदर जब डीएनए है तो डीएनए जो होता है अगली पीढ़ी में सूचनाओं को भी लेकर चला जाता है। एक काम यह हो गया इसका कि जो डीएनए है यह अगली पीढ़ी में सूचनाओं को लेकर चला जाता है, जबकि डीएनए है कहां रियल में, केंद्रक के अंदर है। एक और चीज आप बता सकते हैं केंद्रक के बारे में कि जो केंद्रक होता है इसके अंदर कोशिका विभाजन को नियंत्रण करने का गुण पाया जाता है। कोशिका विभाजन मतलब जो सेल डिवीजन होता है, ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। अगर कभी किसी कारणवश हमारे डीएनए में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो हमारे अंदर सेल डिवीजन अनियमित ढंग से होने लगता है, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम हो जाएगा। तो जरूरत से जब ज्यादा होने लगता है तो उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि कैंसर हो गया है। मनुष्य के शरीर में या किसी जीव जंतु के शरीर में जरूरत से ज्यादा कोशिकाओं का बनना ही कैंसर कहलाता है। तो कैंसर होता कब है? जब हमारे केंद्रक सही ढंग से काम करना बंद कर देता है, मतलब अपना नियम कानून छोड़ दिया। दो कोशिकाओं जो कि 2 लाख कोशिका का निर्माण कर रहा हो तो इस तरह से हमारे अंदर हो जाएगा कैंसर। ये सभी काम है केंद्रक के। यहीं पे हमारी बात आज कंप्लीट हो रही है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही रोज हर दिन बायोलॉजी सीखने के लिए धन्यवाद आज फिर से।